वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज अपनी 4 अप्रैल की डेट है और मैंने आप सभी लोगों को जो है एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करी है एवरीथिंग अबाउट महाऋषि के बारे में, जो कि मिलेट की प्रोडक्शन के ऊपर है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोग देखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी हमारा ये ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो जितनी भी पीडीएफ्स आपको चाहिए उसके लिए। साथ ही साथ ये आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये है हमारे इंपॉर्टेंट 5 आज के करंट अफेयर। वो हम स्टार्ट करते हैं। इन पांचों आर्टिकल्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं वही आप लोगों को फिर से कह रही हूँ कि वो वाली जो वीडियोस है उस पर व्यूज इंक्रीज करिए। जितने भी वीडियोस आती हैं उस पर व्यूज को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका ये जो डेली के इनिशिएटिव्स हैं आपको ये फ्री में मिलते रहें। वरना आप भी सोचो कि व्यूज नहीं होंगे तो हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, राइट। एटलीस्ट उस पे 1000+ व्यूज आएंगे तभी हम लोगों को भी सर्वाइवल करना आसान हो जाएगा। तो आप लोगों से ये चीज की एक उम्मीद की जा रही है कि आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, करवाने के लिए पूरी एफर्ट्स देंगे। ठीक है, चलिए। तो आज के 5 आर्टिकल्स को हम लोग पहले देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के ऊपर है, क्योंकि ये हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश में ऐड किए गए हैं यूनेस्को की लिस्ट में। फिर उसके बाद एमजी नरेगा पे पढ़ेंगे। फिर सीपी सीबीस के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट वही फिर से एक एक टॉपिक तो देख रहे हो आपकी कॉन्टिन्यूसली क्लाइमेट का आता ही आता है। फिर ग्लोबल आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, हथियारों के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा मध्य प्रदेश का हेरिटेज के ऊपर। देखो अभी यूनेस्को आपको पता है कि अपनी लिस्ट निकालता रहता है। यूनेस्को ने अपनी लिस्ट निकाली है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, उसमें एक लिस्ट उन्होंने ये भी निकाली है टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की काफी सारी साइट्स को उसमें ऐड किया गया। ठीक है, 6 साइट्स ऐड की गई हैं यूनेस्को की तरफ से। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये भारत में विश्व विरासत जो होती है धरोहर को ऐड करता है और भारत में 42 ऐसी धरोहर ऐड हो चुकी हैं। लेकिन होता ना कि भाई ऐसे थोड़ी ना कि सीधा आते ही ऐड हो गई। वही पहले वो टेंटेटिव लिस्ट में जाती है, वो एक अस्थायी सूची में शामिल होती है। वो जो अस्थायी सूची है ना, उसमें मध्य प्रदेश की 6 अभी जो है हाल फिलहाल में ऐड की। अभी जस्ट ही 6 ऐड हुई। समझे भाई? तो वही अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 6 कौन सी प्लेसेस है। तो एक तो बहुत ही फेमस है वहां का ग्वालियर फोर्ट, आप सभी लोग जानते हैं। फोर्ट है, पूरा एक किला बना हुआ है, सबसे फेमस है वहां का ये किला, वो है। उसके अलावा साथ में एक धमनार करके एक बहुत सी गुफाएं हैं, 100 से ज्यादा। भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर में। रॉक की साइट्स है चंबल में। खूनी भंडारा करके है और एक गोंड के मॉन्यूमेंट्स है। तो ये 6 साइट्स है। ठीक है, अब ये वाली जो प्लेसेस हैं ये न्यूज में आ गई। तो जो भी प्लेसेस न्यूज में आ जाएंगे हमसे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझे? तो अब आपको ये प्लेसेस लर्न करके जानी पड़ेंगी कि ये कौन सी हैं, कहाँ पे है, क्या है इसका, है ना। तो अब आप ये पढ़ लीजिए, इनको आप अच्छे से लर्न कर लो ये सारी प्लेसेस को। ठीक है, तो ये सब भी मतलब जो ऐसे जो होते हैं ना एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कौन सी है क्या है। तो अब आप ये पढ़ लेना। ये 6 प्लेसेस न्यूज में आ गई और साथ ही साथ अब इनको ऐड करने पे क्या फायदा होगा, देखो। वहां के जो है, जब भी किसी भी प्लेस को ऐड किया जाता है तो उससे क्या फायदा होता है, उनसे उनको इतना ज्यादा फायदा मिलता है। वहां पे यूनेस्को की टीम आती है, पूरा चेक रखती है, और फिर साथ ही साथ चेक रखने के बाद ही जो है वो वहां पर पूरा एक मतलब वहां पे एक तरीके से आप टूरिज्म बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्लेस अब बहुत ज्यादा न्यूज में आ जाती है। तो वो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है वहां पे करना। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है भाई, और साथ ही साथ टूरिज्म बढ़ जाएगा। टूरिज्म इंक्रीज होने के साथ साथ उनमें क्या और हो जाएगा, मतलब वहां पे देखो फंड्स भी जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज अब वो यूनेस्को की साइट है तो वहां पे एएसआई और बाकी सब भी यहाँ पे फंड्स अवेलेबल कराना आसान। तो ये था आपका फर्स्ट यूनेस्को। यूनेस्को के ऑलरेडी भारत के अंदर अराउंड 42 साइट्स हैं। तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पता होना चाहिए, बहुत न्यूज में रहती हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमेशा ही न्यूज में रहती हैं।
और जिनकी कुछ अच्छी खासी सिग्निफिकेंस होती है उन्हीं को ऐड किया जाता है। सिर्फ उनमें कुछ बढ़िया अच्छी खासी सिग्निफिकेंस है, वो कुछ काम की है हमारे लिए, वैसे वाली 42 है टोटल। ठीक है, और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं कौन कौन सी लिस्ट है, लिस्ट भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अजंता केव्स हुई थी महाराष्ट्र वाली, उसके बाद फिर एलोरा केव्स हुई, वो भी महाराष्ट्र की थी, अजंता एलोरा हुई। उसके बाद आगरा का किला हुआ, ताजमहल हुआ, सन टेम्पल कोणार्क वाला, महाबलीपुरम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, मानस क्योलादियो राजस्थान का, गोवा के चर्चेस, खजुराहो के मंदिर जो कि वहां बने हुए ना, हम्पी हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया, एलिफेंटा केव्स हो गए, चोला के मंदिर हो गए, सुंदरबंस नेशनल पार्क हो गया। तो ये सब बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि एडेड है। कितने हैं टोटल अभी? 42। और इनकी टेंटेटिव लिस्ट भी चलती है, जो मैं आपको बता ही रही थी, टेंटेटिव लिस्ट भी है, जो कि उसमें अब देखो वो कब अप्रूवल मिलता है। अभी तो वो सिर्फ टेंटेटिव में ही चल रही है, टेंटेटिव में बहुत सारी है। चलिए सेकेंड आर्टिकल देख लेते हैं, वो है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजना है, जिसमें रोजगार जो है वो लोगों को दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार कह रही है कि इसमें कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के हम लोग आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस की बात हो रही है। इसमें एक मिनिमम वेज तय होता है, न्यूनतम वेतन होता है, और उस वेतन के तहत जो है उनको वो अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने बोला इसमें चेंजेस करेंगे। पहले तो वेजेस बढ़ाएंगे, जो एक दिन का होता है ना, तो बोला है कि 8 से 10% वेजेस बढ़ाए जाएंगे। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। गोवा ने 34 रुपए का डेली वेज में बढ़ाने की बात करी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर 7 रुपए की बात की है। तो भाई देखो गैप काफी आ गया, गैप देखो आएगा भी, यूपी की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, गोवा की पॉपुलेशन कितनी कम है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का भी तो फर्क पड़ जाता है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। पॉपुलेशन वहां की ज्यादा है, वहां की कम है, तो फिर उनको बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी, इनको बढ़ाने में ज्यादा दिक्कत होगी। हरियाणा ने यहाँ पर बोला 374 रुपीज ही डेली का रहेगा, जबकि यूपी का 237 है। ठीक है, सबसे लोएस्ट में आता है। तो इस तरीके से इन्होंने अमाउंट रखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम लोग 1 अप्रैल से अपनी पूरी रखेंगे, April 1 चला गया है अब। ठीक है, तो अभी सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि भाई ये जो वेजेस का सिस्टम है ना, ये गवर्नमेंट के एक ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो खत्म हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये एक स्टेप होना चाहिए, और ये रूटीन में चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार करके खत्म कर दिया, ये रिवीजन इसकी बार बार अमाउंट में चेंज आना, ये बहुत ज्यादा बार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार चेंज कर ले, इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। 100 डेज का अगर आपने बात की कि एमजी नरेगा के तहत आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, तो 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। और अभी क्या होता है, एवरेज जो है वो 51 दिन का रोजगार सबको मिलता है, ऐसा एवरेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अभी और 50 दिन का नहीं मिल रहा ना, ये 50 दिन का गैप और ज्यादा यहाँ पर मिलना चाहिए, मतलब हर एक व्यक्ति को यहाँ पर पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। वर्क फोर्स पे ध्यान दो कि भाई किस प्रकार की वर्क फोर्स है, वो कितना करना चाहती है, वो वर्क फोर्स पे जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये है आपका छोटा सा आर्टिकल एमजी नरेगा पे। अब मैं थोड़ा बहुत आपको एमजी नरेगा के बारे में बता दूं, तो पहली बात तो आपको बताई दिया एमजी नरेगा के बारे में, कि ये जो एमजी नरेगा है पूरा एमजी नरेगा फुल फॉर्म आपको पता है, ये 100 दिन का रोजगार देती है यहाँ पर। अब ये वाली जो है सबसे बड़ी वर्क गारंटी स्कीम थी, कब आई थी भाई? ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पेस है इधर लिखने का। हाँ, इधर लिख देती हूँ मैं। ये आई थी भाई 2005 में। कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसने स्टार्ट किया था। और ये जो स्कीम है पूरी, ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। और इसमें ये भी था कि 1/3 यहाँ पर विमेन होनी चाहिए, अगर जो भी जिसको भी रोजगार मिल रहा है 1/3 होना चाहिए। और इसमें जितने भी न्यूनतम वेजेस हैं, मिनिमम वेजेस जो तय किए गए हैं, वो एक्ट 1948 के तहत पूरे तैयार है। ठीक है, ये है। अब वही है ना कि जब भी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितना भी फंड्स होता है वो पूरे तरीके से आ नहीं पाते, फंड्स के डिस्पर्जल में, पेमेंट में डिले हो जाता है। ठीक है, कास्ट के बेस पे भी बहुत ज्यादा डिले होता है। ठीक है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पर सारा कुछ पंचायत में ग्राम सभा पे जिम्मेदारी दी हुई है कि वो पूरा फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी,
वो भी यहाँ पर सही नहीं होता, जॉब के कार्ड बहुत फेक बन जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सही नहीं है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तो भी एक है। वेजेस इंक्रीज करना एक पॉइंट है, जो अभी यहाँ पे बात चल रही है कि वेजेस को रिवाइज करो, ये तो एक पॉइंट है ही है। लेकिन जो जितने भी डिस्क्रिपेंसीज आ रखी हैं उनको भी ओवरकम करने की नीड है। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ ये पूरा एमजी नरेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड आर्टिकल है सीपीसीबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये पॉल्यूशन को पूरा देखता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एनवायरमेंट का काम है ना ये सारा। तो सीपीसीबी जो है, ये एक स्टैट्यूटरी वैधानिक निकाय है, पार्लियामेंट ने बनाया था पॉल्यूशन को देखते हुए। ठीक है, और ये 1974 में बनाई गई थी। सारे पॉल्यूशन के, सारा पॉल्यूशन सारा आता है इसमें, एयर भी आता है, वाटर भी आता है, सॉइल भी आता है, सारा कुछ देखती है। ठीक है, तो पूरे पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देने के लिए यही है। ठीक है, ये वाटर का, एयर का सब देखती है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन चार्ज आता है, कंपनसेशन आता है, उसके तहत ही पैसा इकट्ठा करके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए देखती है। तो इसमें ये बोला गया है कि भाई जितना भी पैसा यहाँ पर आया है अलग अलग फंड से, 80% जो उसमें से कलेक्ट किया गया है वो तो यहाँ पर खर्च ही नहीं हुआ, अनस्पेंड रहा है। जो कि एनजीटी की रिपोर्ट आई, एनजीटी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे मसले सुनती है एनवायरनमेंट के ऊपर, जस्टिस देती है, 2010 में बनी थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में। फंड आए थे 777 करोड़, जिसमें से 20%, 156 करोड़ खर्च हुए। बाकी कहाँ गए? बाकी का पैसा आपने जब पॉल्यूशन पे लगाया ही नहीं, खर्च ही नहीं किया, तो वो कहाँ से रहा? तो एनजीटी ने ये बोला है भाई, सीपीसीबी जो है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप अपने पैसों का ब्यौरा दो। समझ रहे हो? आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, आपने रोड्स को रिपेयर किया है, कुछ भी किया है, आप दो कहाँ पे क्या किया है। ठीक है, 95 करोड़ जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज से आया। एयर, चलो ठीक है, वो आप दिल्ली के एयर पोल्यूशन में कंट्रोल करने के लिए लगाया गया, ठीक बात है। रेस्ट आपने लेबोरेटरी वगैरह में लगाया, सारी चीजें करी, ठीक है। तो बाकी चीजों का पूरा ब्यौरा दो एनजीटी ने, क्योंकि एनजीटी के पास ये है, इनके पास ये पावर है ये सब चीजें से सवाल करने की। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई 661 करोड़ में से मतलब यहाँ पर 61 करोड़ जो है, उन्होंने यहाँ पर जो आया था वो एयर क्वालिटी अलग अलग जगह पे सर्वे करने में, उन सब में निकाले गए हैं। चलो ये बात भी ठीक है, ये भी इन्होंने लगाया होगा पैसा। इंस्पेक्शन करना, क्लीन एयर कैंपेन्स करना, स्टडीज करने पे लगाया गया। तो बात ठीक है, ये सब चीजों पे पैसा खूब लगाया जाता है। ठीक है, ये इन्हीं का काम है, ये एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, वाटर को साफ रखने के लिए, इंडस्ट्रीज जितने पॉल्यूटेंट्स निकल के आते हैं सब में करते हैं। और ये सारे एक्ट्स के ऊपर काम करती है, जो हमारे वाटर एक्ट 1974 वाला, बहुत सारे वाटर के एक्ट्स हैं पुराने हमारे, उन सब पे ही देखती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी चेक करती है, और जितने भी हमारे ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब की रेंजेस को चेक रखती है। तो वो तो सब ये करती ही करती है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सारे काम तो देखती ही दिखती है, पर इनको अपनी ब्यौरा भी तो देना पड़ेगा ना, कि आपने 20% ही खर्च किया, तो बाकी आपका पैसा कहाँ चला गया। तो आपको क्या याद रखना है इस पूरे में, अभी आपसे ये नहीं पूछेगा कितना परसेंट पैसा खर्च हुआ, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बनाई गई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो देखो भाई, ये 1974 में बनाई गई थी, ये हमारी एनवायरमेंट वाली मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और कौन से एक्ट के तहत बनाई गई थी भाई? वो एक्ट था वाटर प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1974, इसी में लिखा था कि सीपीसीबी को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये वो चीज है। अब इसके अंदर ही अपना पूरा वाटर और एयर की जो पूरी तैयारी होती है, सीवेज हो गया, डर्ट हो गया, हर चीज के ऊपर ये पूरा तय रखती है, एमिशंस कितने होंगे, कैसा होगा, हर चीज तय रखती है। तो एक तो ये पूछा जाएगा आपसे, एक ये पूरा बोर्ड पढ़ना है आपको। दूसरा आपको एनजीटी पढ़ना है। एनजीटी के बारे में मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है, अपनी पॉलिटी की पापा वीडियो में भी बताया था। 2010 में बनाई गई बॉडी है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एनवायरमेंट से जुड़े हुए सारे केसेस को सॉल्व करती है, प्राकृतिक संसाधनों के केसेस को सॉल्व करती है, और सारा कुछ यहाँ पे देखती है, जिसकी मेन सिटिंग दिल्ली में है, लेकिन और इसकी जगह भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में भी ये बैठती है। तो ये है अभी पूरा हमारा आर्टिकल। ठीक है, तो अब आपने दो चीजें यहाँ पे पढ़नी थी, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज्यादा बड़े आर्टिकल्स नहीं है आज के, पर ये इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास चीजें हैं। आर्टिकल से नहीं तो उसके स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाएगा। अब जैसे इसमें पूरा ये नहीं पूछेगा आपने कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, ये थोड़ी ना हमसे पूछा जाएगा। हमसे पूछेगा भाई कौन है ये सीपीसीबी कौन है, कितना, क्या क्या करती है, इसका काम क्या है, कब बनी थी, कौन से एक्ट के तहत बनी, कौन से एक्ट में काम कर सकती है, कौन लोग काम करते हैं, वो सब हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला आता है क्लाइमेट की फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइमेट चेंज आपको पता है बहुत बड़ा इशू है। अब इतना बड़ा अगर इशू रहेगा
तो सबको मिलके काम करना है, सभी कंट्रीज को मिलके काम करना है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। तो क्लाइमेट फाइनेंस के बजट के ऊपर भी तो कोई ध्यान देगा ना। अगर आप क्लाइमेट पे काम करना चाहते हो तो उस क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए आपने कोई बजट भी निकाला होगा। अब उस बजट को आपने अगर निकाला है तो उस बजट पे आप कुछ उसको कंट्रोल भी करोगे। तो यहाँ पर अभी नवंबर 2024 में भी यहाँ पर काम हुआ था, अजरबैजान बाकू उसकी जो कैपिटल है वहां पर मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पर डिस्कस तो किया ही गया था, यूएन ने भी डिसाइड किया है। तो हमें क्या गोल तय कर रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने बोला एक नई टर्म निकाल के आया, न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल, नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य। भी क्या चीज है भाई, ये कह रहे हैं कि 2025 के बाद से आप क्लाइमेट पे कितना पैसा खर्च कर रही हो वो आपका पूरा ब्यौरा रहेगा, न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल। ठीक है, अब नया अमाउंट जो 2025 के बाद से, 2024 तो अब हो गया आधे से ज्यादा, तो वो है चीज। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ना वो आपको पहले से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और हर डेवलपिंग कंट्री के ऊपर ये रहेगा ताकि वो आगे आने वाले सालों में अपने क्लाइमेट के ऊपर ध्यान दे सके। तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल क्या चीज है। तो वो आपसे पूछा जाएगा, ये टर्म न्यूज में थी, क्या चीज है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये चीज है और इसमें ये काम होगा। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इसको अगर हम क्लाइमेट के ऊपर ध्यान दें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि भाई पैसा होना चाहिए। आप क्लाइमेट पे, आप एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। तो उसी के लिए फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ये चीज की गई है। ठीक है, 2009 में भी हर एक डेवलप्ड कंट्री ने बोला था कि हम लोग $100 बिलियन देंगे, वो बात अलग है कि इसको किसी ने माना नहीं। जुटाने की बात तो की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से बोला गया था और ये सब चीजें असेसमेंट वगैरह किए गए, सारी चीजें देखी गई। पर वही है कि वो चीज इंप्रूवमेंट में नहीं आई थी उतनी ज्यादा। यूएन ने भी इसके ऊपर काफी चीजें बोली हैं, तो भाई इसके लिए एक रियलिस्टिक टारगेट हमें रखना पड़ेगा। तो अब यही बोला है कि भाई डिस्कशन आप कितनी भी कर लो पर आप वही टारगेट आप फाइनलाइज करो जो हर कंट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, तो अब 2025 के बाद से ये चीज शुरू होगी। ठीक है, इंडिया ने भी डेवलप कंट्रीज के लिए बोला कि हम इस टारगेट को रखेंगे, एटलीस्ट हम यूएस का 1 ट्रिलियन पर ईयर यहाँ पे कंपोज करेंगे और फाइनेंशियल में आप रखना शुरू करेंगे हर साल का। ठीक है, ये बोला गया है। तो ये मनी कैसे इस्तेमाल की जाएगी, क्लाइमेट के ऊपर। जो जो चीजें हम लोग क्लाइमेट पे फेस करते हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, हमारे एनिमल्स के ऊपर हो गया, अब हम उनके ऊपर एक्चुअली में वो पैसा लगाने वाले हैं, सिर्फ उसको लिखने नहीं वाले, रखने नहीं वाले। उन्हीं अमाउंट को हम आगे जाके डिस्बर्स भी करने वाले हैं। तो ये सब इसके ऊपर डिसाइड किया गया, ये सब टॉपिक्स रखे गए हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ग्लोबल आर्म्स डायनामिक्स, पूरे वर्ल्ड में आर्म्स के ऊपर, मतलब जो हमारे हथियार होते हैं। तो क्या इंडिया हथियारों को एक्सपोर्ट करता है बाहर? नहीं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टॉप पे आता है हथियारों को इंपोर्ट कराने में। आयात होता है हमारे यहाँ, निर्यात नहीं। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, अब याद कर लो। जो भी आर्म्स की रिपोर्ट होगी वो एक ही निकालती है, हमेशा सिप्री निकालती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये याद कर लो, स्टॉकहोम स्वीडन में बनी हुई है। ये लर्न कर लो, ये वाली ही सिर्फ निकालती है आर्म्स के ऊपर, सीधा रट लो इस। ठीक है, तो इंडिया जो है वो, भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक हुआ करता है, 2023 तक था। पहले के टाइम से हमारा बढ़ गया है 4.7%। और इंडिया ने सबसे ज्यादा किससे अपने हथियार मंगवाए हैं, वो है रशिया। 36% हमारे हथियार जो है वो रशिया से ही है। ठीक है, तो ये चीज है। इस बजट में भी हम लोगों ने, जो भी बजट आया उसमें भी बोला है कि हम लोग जितना भी पैसा होगा उसमें से, बजट में हमने 1.72 लाख करोड़ जो है वो हम किस पे लगाने वाले हैं, डिफेंस पे लगाने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने यूरोपियन कंट्री से भी बढ़ा दिया अपना। यूरोपियन कंट्री से बढ़ गया है, यूएस से बढ़ गया है, तो रशिया यूएस से सबसे बढ़ गया है यहाँ पर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई कौन करते हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड का 1/3 वो यूरोप करता है पूरा। यूरोप में अराउंड 50-55 कंट्रीज आती है, वो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब किसने बताया, सिप्री की रिपोर्ट आई है, सिप्री ने सारी बातें बताई हैं। सिप्री की रिपोर्ट में ये सब कुछ मेंशन था जिससे हमें ये सब कुछ पता चला है। ठीक है, और आर्म्स एक्सपोर्टर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन है, यूएसए। हम लोग रशिया से लेते हैं वो बात अलग है, पर सबसे ज्यादा वैसे यूएसए है, और फ्रांस सेकंड। ठीक है, और हमारा रशिया से सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे हमारा फ्रांस से भी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आप ये याद रखिए। ठीक है, आप लिख सकते हो चाइना, जर्मनी, यूके, स्पेन और इसराइल से कम होगी। तो ये सारे रिपोर्ट में सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये हमारे मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में काम आएंगी, ज्यादातर मैं बताऊं तो ये प्रीलिम्स में काम आएगी। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में अलग से लिख लो कि ऐसा ऐसा है। ये डिटेल्स जो है अभी वाले प्रीलिम्स में सीधा सीधा काम आएंगी, बिकॉज इसमें सीधा लिखा हुआ है तो आपको सीधा ऐसे ही पता पड़ेगा, इसमें और ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ठीक है,
तो ये थे हमारे आज के 5 आर्टिकल, ज्यादा लेंदी नहीं थे, बट यस पढ़ने तो है ही सारा कुछ हमने, है ना। तो आज के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। आज के 2 क्वेश्चंस रहेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन रहेगा। वो आपको पता ही है हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहती है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाई। फर्मी लैब प्रोटॉन बीम, है ना, एक क्वेश्चन है। फर्मी लैब प्रोटॉन बीम कहते हैं इसको। अब ये फर्मी लैब क्या चीज है, प्रोटॉन की बीम क्या होती है, वो देख लेते हैं। ये भाई प्रोटॉन की बीम को इम्प्रूव करेगा, इसका प्लान लॉन्च किया गया फर्मी लैब के, जो कि क्या करेगा, प्रोटॉन के जो जितने भी बीम्स होते हैं ना उसको और एक्सेलरेट कर देगा। ठीक है, ये इंडिया ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया कि किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव करेंगे। फोटॉन्स जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, उनको और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये है, आप पढ़ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन सही लिखी थी। फर्मी लैब की प्रोटॉन सुधार योजना है, जिसका मतलब ये है कि फर्मी लैब के कण जो है प्रोटॉन बीमलाइन की क्षमता को बढ़ा देंगे और एक तरीके से बहुत ज्यादा अमाउंट में एक तरीके से बोmbardment हो जाएगी। तो ये पहला पार्टिकल था, यूएसए में कंस्ट्रक्ट किया गया था, इंडिया ने भी यहाँ पे पूरा कंट्रीब्यूट किया है। डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट किया गया था, बहुत जबरदस्त न्यूट्रिनो की बीम को निकालने के लिए, हाई एनर्जी प्रोटॉन को प्रोड्यूस करने के लिए, कहाँ पर, बेसलाइन न्यूट्रिनो फैसिलिटी यूएसए में इसको परफॉर्म किया गया था। साथ में फ्रांस, इटली, पोलैंड, यूके ने भी बहुत सारा कुछ किया, इंडिया ने भी यहाँ पे काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ताकि ये सब चीजें जो है वो परफॉर्म की जा सके। तो ये है एक छोटा सा आर्टिकल, ये फेब्रुवरी के टाइम पे न्यूज में था काफी ज्यादा। पहला पार्टिकल यूएसए में फर्मी लैब में बना हुआ है, जो कि बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन से बना है बाकी सब कंट्रीज के साथ मिलकर के। ऐसे सिंगल कंट्री नहीं, इसमें काफी सारी कंट्रीज मिल करके बना रही है। इसे प्रोटॉन बीम थ्योरी फर्मी लैब भी कहते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसरो का। इसरो की सैटेलाइट है इनसेट 3DS। ठीक है, इनसैट 3DS करके। इसरो की फुल फॉर्म आपको पता है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अपनी फरवरी 2024 में इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करा है, जिसका एक और नाम है GSLV-F14। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया ताकि, क्यों लॉन्च किया इसरो ने, ताकि इसके अंदर हम लोगों को मीट्रोलॉजिकल सर्विसेज जो होती है, विज्ञान की जो सर्विसेज होती है, मौसम संबंधी हमारी वेदर फोरकास्टिंग जैसी चीजें हो गई, वो सब हमें मिल सके। ठीक है, उसके लिए डिजास्टर वगैरह के लिए लॉन्च किया। किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। और ये जो है GSLV-F14 व्हीकल की मदद से किया गया है। F14 है, ये गलत लिखा हुआ है, 12, 14 की मदद से किया। ठीक है भाई, F14 की मदद से पूरा लॉन्च किया। अब ये किसके साथ में की गई है, GSLV-F14, है ना। GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 3 स्टेज पे लॉन्च होगा। जा कितनी स्टेज है, 3। पहला सॉलिड रहेगा, फिर उसके बाद प्रोपेलेंट रहेगा, और तीसरा कायरोजेनिक स्टेज में लिक्विड। ठीक है, 4 अलग अलग पेलोड होंगे, इसके अंदर रख के रखा जाएगा, पेलोड रखे जाएंगे, सेंसर हैं, ट्रांसपॉन्डर्स लगाए जाएंगे, ताकि ये वेदर फोरकास्टिंग की पहले ही इंफॉर्मेशन दे दे। और का पूरा पैसा जो है वो किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा दिया गया है। ठीक है, लैंड और ओशन को पूरा चेक रखेगा ये वाला, इंडिया की वेदर की जो कंडीशन है उसको बहुत बढ़िया तरीके से ये रखने वाला, पूरा सैटेलाइट के बेस पे होगा। सब कुछ सैटेलाइट के बेस पे चेक करके रखा जाएगा कि कितना अमाउंट में यहाँ पर जो है हम लोग इसको सैटेलाइट के बेस पे इमरजेंसी कितना देख सकते हैं, डिजास्टर की वार्निंग हमको कितनी ज्यादा मिल जाएगी। तो वो सब है। इसे पता है क्या कहते हैं, इसे इसरो का नॉटी बॉय भी कहते हैं, नॉटी बॉय ऑफ इसरो। ठीक है भाई, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रही हूँ सारी बातें आपको। तो ये आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। इंडिया की स्पेस रिसर्च में जैसे बहुत सारी चीजें हो रही, चंद्रयान, गगनयान, शुक्रयान, और निसार सैटेलाइट। निसार के बारे में जरा कमेंट बॉक्स में बताना क्या चीज है, निसार सैटेलाइट के बारे में जो भी जानते हो वो बताओ। ठीक है, 18 मिनट में लॉन्च हुई थी ये, और बहुत सारे जो है फेलियर भी बहुत सारे रहे थे इसमें, पर ये कि सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है ये मिशन। और ये है F14, याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टॉपिक से पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, अब यहाँ पढ़ सकते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ गलत थी, बाकी सब कुछ सही लिखा था, आपको मैंने बता ही दिया पढ़ के। ठीक है भाई, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है लास्ट आज का मेंस क्वेश्चन, जो कि कह रहा है इंडिया की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे बताना। जैसे अभी प्रोटोन इंप्रूवमेंट प्लान, चलो प्रोटोन इंप्रूवमेंट प्लान आपको इतना ज्यादा नहीं पता, पर स्पेस मिशन तो जानते हो आप लोग।
स्पेस मिशन मैंने आपको इसरो के बताए। चंद्रयान के बारे में पूरा एक्सप्लेन करो, चंद्रयान कितना इंपॉर्टेंट मिशन है हमारा। आप शुक्रयान के बारे में एक्सप्लेन करो, आप निसार सैटेलाइट के बारे में पढ़ो, आप इनसैट सैटेलाइट के बारे में बताओ। ये तो आपको पता है, आप इनके एग्जाम्पल्स देके इसरो का कंट्रीब्यूशन बता सकते हो यहाँ पर। तो ये सब तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, है ना। तो स्पेस मिशन में अगर हम बेटर करते हैं, आप फिर से आप ये भी बता सकते हो कि इसरो के अलावा प्राइवेट प्लेयर भी एंटर करे गए हैं, जिसका नाम है स्काई रूट टेक्नोलॉजी। स्काई रूट टेक्नोलॉजी करके है ना एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने विक्रम एस जो है अपना स्टार्ट किया था, धवन रॉकेट की हेल्प से विक्रम एस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो है ये भी, तो नाम तो आपके पास खूब है बताने को, आपके पास कंटेंट खूब है इसके अंदर बताने को, तो आपने ये सब भी एक्सप्लेन करते चल। ठीक है, एग्जाम में आप जब बताओगे अपना, जो भी आप लिखोगे अपने आंसर राइटिंग में, तो ये सब पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते हुए चलना कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर हुआ। तो मैं या आप लोगों से एक यही एक गुजारिश है या फिर आप दरखास्त कहूंगी कि आप अपना आंसर लिखते रहें। और जो आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड करी है महर्षि के बारे में, महर्षि जो है पूरा मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में एक्सप्लेन किया है मैंने, आप लोग वो चाहो तो जा करके तसल्ली से उसको भी पूरा देख सकते हो। और उसको मैं यही कहूंगी कि ऐसी जितनी भी और वीडियोस आएंगी आप उसको कंप्लीट करो, देखो, ताकि मैं और ज्यादा भी आपको अवेलेबल करवा सकूं और ज्यादा अमाउंट में भी चीजों को बता सकूं। ठीक है, तो ये सब आपको कंप्लीट करनी है चीजें। ठीक है, और कोई भी डाउट है कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर हेल्प करूंगी हर एक चीज। आप बताना तो आप लोगों को ही पड़ेगा ना, आप लोग मुझे वहां पर एक्सप्लेन करो कि क्या ऐसा है, ये है, वो है, जो भी रहेगा मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प हो सकेगी आई विल। ठीक है, आप लोग मुझे एक्सप्लेन करें। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि मैम ये चीज बता दो, ये करवा दो, ऐसे करा दो, जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।